अस्सलामुअलैकुम। आई एम कंवल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो वाइब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक साइंटिफिक मेथड को। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि साइंटिफिक मेथड है क्या। किसी भी साइंटिफिक वर्क या रिसर्च को करने के लिए जो बेसिक स्टेप्स लिए जाते हैं उनको साइंटिफिक मेथड कहते हैं। अगर तो ये रिसर्च बायोलॉजिकल रिसर्च होगी तो हम इसको बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे। इसके 6 बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले है रिकॉग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट। सबसे पहले है रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, कि किसी भी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, उसको ढूंढना, उसके बारे में सोचना। ये प्रॉब्लम साइंटिस्ट के माइंड में खुद से आ सकती है या कोई सवाल कोई करे तो ये फिर प्रॉब्लम डेवलप होती है। फॉर एग्जांपल बायोलॉजिस्ट ये नोटिस करें कि किसी एरिया में प्लांट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो ये इस तरह से एक साइंटिफिक प्रॉब्लम डेवलप हो गई कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं प्लांट की इंक्रीज्ड ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट वो करेंगे साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदा करना, गौर व फिक्र करना। अब जो प्रॉब्लम साइंटिस्ट के माइंड में आई हैं वो उसके बारे में सोचेंगे, उसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे। अब ये ऑब्जर्वेशन किस तरह की जाती है, अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करके या फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो प्रीवियस रिसर्च होती है उसके बारे में पढ़कर। ऑब्जर्वेशन 2 तरह की होती है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम लोग अपनी सेंसेस यूज़ करते हैं कि टेस्ट करके, स्मेल करके, देख के हम ऑब्जर्वेशन बनाते हैं कि वो चीज़ कैसी है। इसको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल द कलर एंड द टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर, कि हम किसी फूल को देखें कि इसका क्या कलर है, इसका टेक्सचर कैसा है, वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती है हम न्यूमेरिकल की फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, कि नंबर्स की फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ़ बर्ड्स इन अ ट्री, कि एक ट्री पे कितने बर्ड्स बैठे हुए हैं कि हम ये काउंट कर लें। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बेहतर होती है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बेहतर होती है। अगर आप सोचें तो आप यही कहेंगे कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि हम इसको नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम इसका एक डाटा बना सकते हैं, इसलिए क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज़ बेटर देन द क्वालिटेटिव। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस एक ऐसा अंदाज़ा होता है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। ये एक स्मार्ट गेस होता है। हम इस पे डिफरेंट अपने एक अंदाज़ा लगाते हैं, फिर उस पर हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं कि ये अंदाज़ा हमारा दुरुस्त है कि नहीं है। एक से ज़्यादा हम अंदाज़े लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्रीवियस मैंने एग्जांपल आपको बताई थी कि कोई एरिया है वहाँ पे प्लांट्स बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या हाइपोथेसिस बना सकते हैं? हम ये हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि हो सकता है उसकी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हों इसलिए वो ग्रो कर रही है बहुत अच्छी तरह से, या फिर उस एरिया में सनलाइट बहुत अच्छी आती है इसलिए प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तीसरा अंदाज़ा हम ये भी लगा सकते हैं कि वहाँ पे पानी की सप्लाई बहुत अच्छी है इसलिए प्लांट बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ये हमने अपने से अंदाज़े लगा लिया। अभी हमने इस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इसको हमने टेस्ट नहीं किया, ये हमने अपने से अंदाज़े लगा लिया। अब हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे इन अंदाज़ों की बिना पर कि वो सही हैं कि गलत हैं। जो हाइपोथेसिस है इसके कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम। हाइपोथेसिस एक हम स्टेटमेंट बना लेते हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। नेक्स्ट है ऑलवेज मैचेस द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, कि जो ऑब्जर्वेशन होती है हाइपोथेसिस हमेशा उसी से रिलेटेड होती है। तीसरा है कैन बी टेस्टेड। हाइपोथेसिस हमेशा वही बनाई जाती है जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा सके। ऑलवेज अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को हम लोग डिफरेंट तरीके से डिसप्रूव भी कर सकते हैं। जो प्रूव हो जाती है वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो डिसप्रूव हो जाती है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप है डिडक्शन। अब डिडक्शन क्या है? डिडक्शन ये होता है कि हम अपने हाइपोथेसिस की बेस पर कोई लॉजिकल रिजल्ट बना लें। अभी हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया लेकिन हमने जो अंदाज़ा लगाया था उसका रिज़ल्ट अब हम खुद से सोच लें बिना टेस्ट किए कि ऐसा है तो ऐसा होगा। हाइपोथेसिस क्या है? एक जनरल आइडिया है।
और डिडक्शन क्या है कि उससे हम लोग कोई भी कंक्लूजन सोच लें जिसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। ये पैटर्न फॉलो करता है इफ़ और देन का। अब इसकी एग्जांपल समझने के लिए ये होगी कि हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि प्लांट्स में डिसकलरेशन और स्टंटेड ग्रोथ जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की वजह से होती है। ये हमने हाइपोथेसिस बनाई है। अब इसकी डिडक्शन क्या होगी? If iron deficiency is causing the symptoms, then adding iron to the soil will improve the color of leaves and promote plant growth. डिडक्शन हम ये बनाएंगे कि आयरन डेफिशिएंसी अगर कॉज कर रही है ये सिम्टम्स, तो अगर हम सॉइल में आयरन ऐड कर देंगे तो लीव्स का कलर भी ठीक हो जाएगा और ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट भी करेगी। ये हमने अपने हाइपोथेसिस से डिडक्शन बनाई है। अब इस डिडक्शन बनाने के बाद अब हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और फिर हम ये पता चलेगा कि हमारी हाइपोथेसिस करेक्ट है कि नहीं। नेक्स्ट हमारा स्टेप है एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जो हाइपोथेसिस हमने बनाई होती है अब हम उसको टेस्ट करते हैं, हम उस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब जो हमने 3-4 अपनी हाइपोथेसिस बनाई होती है उनमें से कोई एक हाइपोथेसिस करेक्ट होगी जो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बाकी जो हाइपोथेसिस होंगी वो इनकरेक्ट होंगी और हम उनको रिजेक्ट कर देंगे। अब ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हम 2 ग्रुप्स बना लेते हैं। एक होता है कंट्रोल ग्रुप और एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है? कंट्रोल ग्रुप ये होता है कि हम उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, हम उसको बिल्कुल नहीं छेड़ते, एक नॉर्मल कंडीशन में हमने उसको रखा होता है प्लांट्स को, या जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनिज्म पे कर रहे हैं, प्लांट्स पे कर रहे हैं, जिस पर भी कर रहे हैं, हमने उसको एक नॉर्मल कंडीशन में रखा होता है, एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में रखते हैं, वो हमारा कंट्रोल ग्रुप होता है। तो और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ये होता है कि हम एक ग्रुप बना लेते हैं जिस पे हम डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करते हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट उसको देख के हम ये चेक करते हैं कि उस पर क्या असर हो रहा है। अभी कंट्रोल ग्रुप बनाने का मकसद यही होता है कि हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं अब हम उसको अपने कंट्रोल ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके फिर हमें पता चलता है कि उसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या चेंजेस हैं, कंट्रोल ग्रुप में क्या है और एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या चेंजेस आई हैं। एग्जाम्पल इसकी ये है कि हम लोग ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि फर्टिलाइज़र का क्या इफ़ेक्ट होता है प्लांट की ग्रोथ पे। अब हम 2 ग्रुप्स बना देते हैं। कंट्रोल ग्रुप में हम लोग प्लांट्स को कोई फर्टिलाइज़र नहीं देते, जबकि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है हम उसमें प्लांट्स को फर्टिलाइज़र्स देते हैं। अब इससे ये होगा कि हमें पता चलेगा कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जिसको हमने फर्टिलाइज़र दिया है उनकी ग्रोथ कैसी है और जिनको फर्टिलाइज़र नहीं मिला उनकी ग्रोथ कैसी है, फिर हम उन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट है रिज़ल्ट। रिज़ल्ट क्या होता है? रिज़ल्ट होता है हमारे एक्सपेरिमेंट का आउटकम। जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कि वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, उसका जो नतीजा निकलता है वो हमारा रिज़ल्ट होता है। रिज़ल्ट से हम न्यू डिस्कवरी करते हैं और रिज़ल्ट जो होता है वो नई थ्योरीज और लॉज बनाता है। अब एग्जांपल ये है कि जो प्रीवियस मैंने एग्जांपल दी थी फर्टिलाइज़र की, हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था फर्टिलाइज़र का कि एक हमने कंट्रोल ग्रुप बनाया, एक हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया। कंट्रोल ग्रुप को हमने फर्टिलाइज़र नहीं दिया और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हमने फर्टिलाइज़र दिया। अब उसका नतीजा ये निकलेगा कि जिन प्लांट्स को फर्टिलाइज़र मिला उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू दोज प्लांट्स जिनको हमने फर्टिलाइज़र नहीं दिया। ठीक है, तो हमने उससे ये नतीजा निकाला, हमारा रिज़ल्ट ये निकला कि फ़र्टिलाइज़र जो है प्लांट्स की ग्रोथ को अच्छा करता है, प्लांट्स को जल्दी ग्रो करता है। ये हमने रिज़ल्ट निकाल लिया अपने एक्सपेरिमेंट से। नेक्स्ट है कि ये बेसिक 6 स्टेप्स हैं साइंटिफिक मेथड के। रिकग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट एंड रिज़ल्ट। नेक्स्ट क्या होता है, जब हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है फिर क्या होता है, थ्योरी बनती है और लॉ बनता है। अब थ्योरी क्या होता है? थ्योरी ये होता है कि हमने जो हाइपोथेसिस किया होता है, हाइपोथेसिस बनाया होता है, हम उस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स बार बार करते जाते हैं। हमारे वो एक्सपेरिमेंट्स करने से वो जो हाइपोथेसिस है वो हर दफ़ा सही ही प्रूव होती है। इस तरह करने से जो हमारा वो ओरिजिनल हाइपोथेसिस होता है वो थ्योरी बन जाता है। इसकी एग्जांपल है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन।
नेक्स्ट है लॉ। लॉ क्या होता है? जो थ्योरी हम बनाते हैं उसके ऊपर फिर डिफरेंट साइंटिस्ट अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, थ्योरी को रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो थ्योरी अगेन एंड अगेन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव होती जाती है तो वो एक लॉ बन जाता है। जो साइंटिफिक लॉ होता है वो एक यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर होता है। इसकी एग्जाम्पल है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं 6 स्टेप्स की बेस पर मलेरिया को एज ए एग्जांपल लेकर के मलेरिया की बीमारी को स्टडी करने के लिए किस तरह इन बेसिक 6 स्टेप्स को हेल्प लेकर हम लोगों ने उस बीमारी के बारे में जाना। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वीडियो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय। थैंक यू।